चिटोसे एक पॉपुलर लड़का है जिसे लोग न्यू डीडी कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके आसपास हमेशा बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स अब सिर्फ दोस्त नहीं रहना चाहती, वो उसके फ्रेंड जोन से बाहर निकलना चाहती हैं। इसके बाद वो सोचता है कि अब वक्त है थोड़ा एक्शन लेने का। इस कहानी के बीचों बीच है चिटोसे साकू, एक नॉर्मल सा लड़का जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, नॉर्मल चीजें करता है और नए स्कूल ईयर की शुरुआत में उम्मीद करता है कि एक दिन जब वो उन दिनों को याद करेगा तो वो स्माइल करेगा क्योंकि उसे पता है कि वो सबके बीच में सेंटर में है। वो अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा होता है जब उसकी क्यूट फ्रेंड युवा उसे हाय बोलती है और वो पूछती है कि वो फोन में क्या देख रहा है। चिटोसे उसे दिखाता है कि सोशल मीडिया पर एक इनॉर्मस बंदा उसके बारे में बकवास कर रहा है, उसे एक प्लेबॉय और ठरकी कहकर, और ये बात चिटोसे को थोड़ी खलती है। युवा उसे समझाती है कि ज्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं और ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। चिटोसे भी मान जाता है और मजाक में कहता है कि इतना ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लड़का होने के नाते उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर युवा उसे बताती है कि इस साल हम दोनों सेम क्लास में हैं और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश है। लेकिन जब चिटोसे कहता है कि उसकी पूरी ग्रुप भी उसी क्लास में है तो युवा थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि चिटोसे ने उसकी बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था। तभी उसकी गैंग मिलती है और यू को एक ब्राइट स्माइल के साथ उसे ग्रीट करती है। वो चिटोसे का हाथ पकड़कर खुश होती है कि वो फिर से एक ही क्लास में है और चिटोसे भी कहता है कि उसके बिना तो वो सैड हो जाता। लेकिन युवा तुरंत बोलती है कि चिटोसे तो स्कूल आते वक्त दूसरी लड़कियों की ओर देख रहा था और ये सुनकर यूको का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। चिटोसे हंसकर कहता है कि युवा तो बस जल रही है। तभी पीछे से एक बंदा उसे मारता है जिसका नाम काइटो होता है जो बास्केटबॉल टीम का सुपरस्टार होता है और उसके साथ खड़ा होता है काजुकी और वो भी फुटबॉल टीम का स्टार होता है। वो दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि वो ग्रुप के लीडर हैं और फिर वो सब क्लास में चले जाते हैं। क्लास में चिटोसे का स्वागत करती है हारू जो गर्ल्स फुटबॉल टीम की स्टार है। वो थोड़ी टॉमबॉय टाइप की है और वो मजाक में चिटोसे से पूछती है कि उसने अपने लंबे बाल क्यों कटवा दिए। उसके साथ होती है यूजुकी जो टीम की एक और मेंबर है और वो स्कूल में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक मानी जाती है। लेकिन यूको की नेचुरल क्यूटनेस के मुकाबले यूजुकी का एक अलग ही ऑरा है। क्लास शुरू होने से पहले चिटोसे गर्व से बोलता है कि टीम चिटोसे वापस आ गई है, लेकिन बाकी सभी लोग कहते हैं कि उसका नाम द ब्रांड होना चाहिए। उसकी बातें और हंसी से बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन चिटोसे स्माइल करता है और कहता है कि हेटर्स तो हमेशा ही रहेंगे। तभी क्लास शुरू होता है और उनका होमरूम टीचर कुरा आलस भरे अंदाज में नए साल की बधाई देता है। लेकिन चिटोसे को उनकी लेजी स्टाइल की आदत है क्योंकि पिछले साल भी वही इनका टीचर था। तभी हारू बोलती है कि उसे टाई पहनकर बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। चिटोसे कहता है कि वो चाहे तो टाई की जगह रिबन पहन सकती है, लेकिन हारू मना कर देती है क्योंकि वो अपने इमेज से समझौता नहीं करना चाहती। तभी कुरा कहता है कि चिटोसे हमेशा की तरह क्लास संभाल ले। चिटोसे स्माइल करता है और पोडियम तक जाता है और बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसे खुद का इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब उसका नाम जानते हैं और वो आगे कहता है कि लोग तो उसे प्ले बॉय भी कहते हैं। कुछ बच्चे उसकी बातों पर हंसते हैं तो कुछ उसे ज्यादा दिखावा करने वाला मानते हैं। फिर वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से बात करता है। उसका फ्रेंड ग्रुप बोलता है कि वो पहले भी क्लास रेप था तो इस बार भी वही बने और ये सुन के चिटोसे खुशी खुशी मान जाता है। यूको उठकर कहती है कि वो उसकी वॉइस रेप बनेगी जैसे वो पहले थी और वो मजाक में बोलती है कि उसे चीजें संभालना बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है और ऐसे ही दोनों फिर से क्लास रेप बन जाते हैं। लंच टाइम पे चिटोसे एक कैन ड्रिंक लेकर रूफ टॉप पर चला जाता है जहाँ पर कुरु पहले बैठा होता है और उसका वेट कर रहा होता है और कुरु वहाँ पर स्मोक कर रहा होता है। तभी चिटोसे कहता है कि स्मोकर होना काफी मुश्किल होता होगा क्योंकि लोग हमेशा उन्हें जज करते हैं। कुरु कहता है कि लोगों को हमेशा किसी कॉमन एनिमी की जरूरत होती है और चिटोसे खुद जानता है कि जब उसे लोग प्ले बॉय बुलाते हैं तो कैसा लगता है। तभी कुरु उसे असली वजह बताता है कि उसने उसे रूफटॉप पर क्यों बुलाया है। वो उसे एक फोटो दिखाता है केंटा की जो एक अकेला ओटाकू बंदा है और वो 2 सेमेस्टर से स्कूल नहीं आ रहा। कुरु कहता है कि वो चाहता है कि चिटोसे उसे वापस स्कूल में ले आए। चिटोसे थोड़ा हैरान होता है कि उसे क्यों चुना गया। वो पूछता है कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। कुरु स्माइल करता है और कहता है कि तब उसका सब कुछ कर सकता हूँ वाला इमेज टूट जाएगा और ये बात चिटोसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुद से कहता है कि उसकी फिलॉसफी ब्यूटीफुल जिंदगी जीना और जवानी का मजा लेना अभी खत्म नहीं हो सकता और इसे सोच के साथ वो कहता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी। स्कूल के बाद जब चिटोसे घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे आसुका दिखाई देती है। वो अकेली बैठकर एक बुक रीड कर रही होती है। उसके बाद चिटोसे उस बुक को देखता है जिसे आसुका पढ़ रही होती है और वो उसमें से एक लाइन रिपीट कर देता है। ये सुनकर आसुका थोड़ी इंप्रेस हो जाती है कि उसे इस किताब के बारे में पता है। यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है पिछले साल की और उस वक्त उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। अब जब चिटोसे घर लौट रहा होता है तब उसने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। उसे घिनौना कहकर पानी के किनारे घेर लिया था। वो लड़का पीछे हटते हटते पानी में गिर गया था और बाहर निकलने का कोई जगह नहीं था। चिटोसे मदद करने वाला होता है कि अचानक एक सिल्वर बालों वाली लड़की यानी आसुका पानी में कूद जाती है। वो स्माइल के साथ कहती है कि चलो मैं भी मजे में शामिल हो जाती हूँ। फिर वो लड़की के साथ पानी में खेलने लगी जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उसने बाकी बच्चों को भी खेलने के लिए इनवाइट किया और थोड़ी देर में सभी बच्चे हंसते हुए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और घर लौट गए। अब बस फर्क इतना था कि आसुका के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे
जब उसने देखा कि चिटोसे उसकी तरफ देख रहा है तो वो स्माइल के साथ कहती है कि क्यों देख रहे हो, पहली बार किसी को भीगा हुआ नहीं देखा क्या। जिसके बाद चिटोसे हड़बड़ा कर उसे एक तौलिया थमा देता है और वो पूछता है कि तुमने पानी में कूद कर उसकी मदद क्यों की, तुम चाहती तो बाहर निकल सकते थे और बाकी बच्चों को डांट सकती थी। आसुका कहते कि मुझे लगा अगर सभी बच्चे गंदे कपड़े में लेकिन स्माइल के साथ घर जाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि वो लड़े झगड़े। ये सुनकर चिटोसे पहली बार उसे गौर से देखता है। जब आसुका अपना नाम बताती है और कहती है कि उसका नाम का मतलब है कल की हवा, तो चिटोसे उस पल में उसकी तरफ खींच जाता है। अब प्रेजेंट में आसुका स्माइल के साथ कहती है कि तुम तो ऐसे लगते हो जैसे कोई खूबसूरत पार्क, थोड़ा अधूरा लेकिन फिर भी परफेक्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पटाखे जलाने या खेलने की इज्जत नहीं पर फिर भी वो अपनी खूबसूरती के लिए खास है। तभी अचानक वो एक अजीब सा सवाल पूछती है, अगर मैं और वो लड़की जिसे तुम सबसे ज्यादा करीब हो और दोनों एक साथ डूब रहे हो और तुम्हारे पास सिर्फ 2 सीटर याक हो तो तुम किसे बचाओगे। चिटोसे सोचकर कहता है कि तो एक को पकड़कर साथ ले जाऊंगा, पर आसुका हंसकर बोलती है कि लेकिन पानी में फिरहाना मछलियां हैं। फिर वो स्माइल के साथ कहते कि अगर मैं होती तो मैं तुम्हें बचाती क्योंकि तुम मुझे बाकी लड़कों से ज्यादा पसंद हो। चिटोसे हंसकर कहता है कि तुम्हारा कनेक्शन तो थोड़ा अजीब है। आसुका जवाब देती है कि ये कनेक्शन नहीं है क्योंकि तुम वैसे लड़के नहीं हो जो किसी एक को चुन लो, तुम तो दोनों लड़कियों को याक में बैठा दोगे और खुद पानी में रह जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि खुद को कुर्बान करना सबसे अच्छा फैसला है। चिटोसे हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा ड्रामे वाला नहीं हूँ। लेकिन आसुका कहती है कि पर तुम वैसे इंसान नहीं हो चिटोसे जो खुद को पीछे रख देता है दूसरों की स्माइल के लिए। और ये सुनकर चिटोसे चुप हो जाता है। उस रात वो चांद की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या सच में मैं अपने रोल को पूरी तरह निभा पा रहा हूँ। वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या केंता भी यही चांद को देख रहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उस वक्त केंता अपने कमरे की पर्दे बंद करके बैठा है, जैसे अपने दुनिया से खुद को पूरी तरह बंद कर लिया हो। अब अगले दिन यूजुकी चिटोसे के पास आती है और पूछती है कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना। चिटोसे को ये देखकर हैरानी नहीं होती क्योंकि यूजुकी ऐसी लड़की है जो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाती है। वो धीरे से बताता है कि कुरा ने उसे एक मिशन दिया था केंता को दोबारा स्कूल लाने का। तब यूजुकी कहती है मैं भी चलती हूँ, तो अकेले घर जाकर क्या करेगा, 2 लोग मिलकर ज्यादा अच्छा कर लेंगे। चिटोसे नोटिस करता है कि मदद ऑफर करते हुए भी यूजुकी बिल्कुल परफेक्ट दिख रही होती है, जैसे कि हर मूव कैमरे के लिए हो। वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने पहले किसी और को कहा है। यूजुकी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मुझे उन लोगों की मदद करना पसंद है जिन्हें मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। अब स्कूल के बाद चिटोसे युवा का इंतजार कर रहा होता है। जब वो आती है तो तुरंत पलटकर अपना मेकअप ठीक करने लगती है क्योंकि वो चिटोसे के सामने परफेक्ट दिखना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो लौटती है तो पूछती है अचानक मुझे क्यों बुलाया। चिटोसे कहता है कि क्योंकि तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्हें ज्यादा लोग नापसंद नहीं आते, मुझे किसी ऐसे के साथ जाना था जिससे सबको कंफर्ट महसूस हो। फिर वो दोनों के लिए साइकिल निकालता है। युवा जब पीछे बैठती है तो वो कहता है मजबूती से पकड़ना, गिरना मत, लेकिन युवा बस उसकी यूनिफॉर्म का एक कोना पकड़ती है और वो बोलती है कि तेरी प्ले बॉय वाली इमेज के साथ इतना भरोसा नहीं करती। अब साइकिल चल पड़ती है और बीच में हल्की सी चुप्पी रहती है। फिर युवा धीरे से कहती है कि पीछे से देखकर ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी पीठ इतनी ज्यादा चौड़ी होगी। चिटोसे हंसकर कहता है कि पहले सुना नहीं क्या, मैं पहले प्रीफेक्चर का बेस्ट बेसबॉल प्लेयर था। युवा कहती कि हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें पहले देखा करती थी जब हम दोस्त भी नहीं थे। चिटोसे मजाक में कहता है तो तुम मेरी फैन थी। युवा कहते कि कुछ ऐसा ही समझ लो या शायद नहीं। फिर युवा कहती कि केंता के साथ हमारा प्लान क्या है। चिटोसे कहता है कि पता नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। उसके बाद दोनों केंता के घर जाते हैं और उसकी माँ बताते कि केंता किसी से बात भी नहीं करता। चिटोसे कहता है कि शायद हमसे करे। वो दोनों दरवाजे के बाहर आवाज लगाते हैं और केंता कहता है तू तो फ्लर्ट है ना और ये तेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन उसकी बात दोनों लोग इग्नोर कर देते हैं। चिटोसे कहता है कि हम तो टीचर के कहने पे आए हैं। तो केंता कहता है कि तू पोजर है। तो फिर युवा कहते कि कुछ ऐसा एनिमे बताओ जो मुझे पसंद आए। उसके बाद केंता थोड़ा खुलने लगता है और जब चिटोसे जाने लगता है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि मत जाओ। चिटोसे कहता है कि ठीक है फिर मिलते हैं। वापसी में युवा कहते कि केंता किसी चीज से डर रहा है। दोनों हंसते हैं और वैसे एक बात साफ है कि केंता को चिटोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद सूरज ढलने लगता है और शाम चिटोसे चुपचाप सोचने लगता है अगली बार मैं क्या तरीका अपनाऊं जिससे केंता सच में दिल खोलकर बात करे। अगली बार चिटोसे फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ होती है यूको जो बाइक के पीछे वाली सीट पर बैठकर लिटरली एक्साइटमेंट में चमक रही होती है। हवा तेज चल रही होती है और यूको हंसते हुए पीछे झुकती है। बाल उड़ रहे होते हैं और स्कर्ट भी फ्लटर कर रही होती है। चिटोसे कहता है कि अरे यूको थोड़ा ठीक से बैठो ना, लोग देख रहे हैं। लेकिन यूको पीछे से स्माइल के साथ कहती है कि मुझे मजा आ रहा है चिटोसे, ऐसी राइड कब मिलती है। जिसके बाद चिटोसे अपना सिर हिलाता है जैसे उसे पता हो कि इस लड़की को रोकना इम्पॉसिबल है। और थोड़ी देर बाद यूको सेटल हो जाती है। फिर वो चिटोसे से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मुझे पता है क्योंकि मेरे हीरो चिटोसे मेरे साथ है। चिटोसे स्माइल करता है और उनकी नजरों में जिम्मेदारी साफ झलकती है। वो कहता है कि बस नॉर्मल बात करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद वो दोनों फिर से केंता के घर पहुंच जाते हैं। चिटोसे डोरबेल बजाता है और हमेशा की तरह केंता की आवाज अंदर से आती है। वो पूछता है कि युवा नहीं आई, लेकिन फिर वो आगे कहता है कि शायद उसे अब मुझसे नफरत हो गई है। लेकिन चिटोसे तुरंत डिफेंड करता है और कहता है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ा प्रैक्टिस में गई है और वो सच में तेरी परवाह करती है। फिर चिटोसे
चिटोसे कहता है कि लेकिन आज मैं फिर से किसी और को लाया हूँ। यूको एक्साइटेड होकर बोल पड़ती है कि हाय मैं यूको हूँ, लेकिन केंता की आवाज थोड़ी तेज हो जाती है और वो कहता है कि तो तुम भी चिटोसे के लिए शो ऑफ करने आई हो, मेरी हेल्प करके तुम उसे इम्प्रेस करोगे ताकि वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करे। ये सुनकर यूको का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो शांत नहीं रहती। वो धीरे से कहती कि केंता तू इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं तूने किसी और को पसंद किया था और उसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। बस ये सुनते ही केंता और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो दरवाजे के अंदर से ही जोर से बोलता है कि तुम लोगों को क्या पता आखिर फीलिंग्स क्या होती हैं। यूको कहते कि मुझे पता है, मैं भी कोशिश करती हूँ चिटोसे की नंबर 1 बनने की, लेकिन अगर उसकी नजर किसी और पर है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और अगर एक दिन मेरा दिल टूट भी गया तो मैं उससे नाराज नहीं रहूंगी। ये सुनकर केंता चुप हो जाता है और उसकी तरफ कोई भी आवाज नहीं आती। चिटोसे समझ जाता है कि अब थोड़ा स्पेस देना सही रहेगा। वो यूको की तरफ मुड़ता है और कहता है कि यूको तुम नीचे जाकर चाय पी लो, मैं थोड़ा और कोशिश करता हूँ। जिसपे यूको धीरे से सिर हिलाती है और नीचे चली जाती है। चिटोसे दरवाजे के सामने खड़ा रहता है और वो बोलता है कि केंता मैं तुझसे बस बात करना चाहता हूँ, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद चिटोसे नीचे उतरता है और केंता की माँ से माफी मांगता है। वो कहता है कि सॉरी मैम, आज भी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ और वो स्माइल के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर जाते जाते अचानक वो रुकता है और खिड़की के नीचे खड़ा होकर अपना बैट उठाता है और बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से खिड़की पर मारता है और फिर कांच टूटने की बहुत ही तेज आवाज आती है। ये देखकर केंता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो खिड़की की तरफ दौड़ता है और वो कहता है कि क्या तू पागल हो गया है बे। केंता ऊपर देखता है और वो कहता है कि अब वक्त है केंता, हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना होगा। वो बैट को साइड रख देता है और खिड़की के नीचे जमीन पर बैठ जाता है और वो धीरे से कहता है कि अब बोलो, जो भी अंदर दबा है सब कुछ कह डालो। केंता बोलना शुरू करता है कि पॉपुलर लोग हमेशा हम जैसे लूजर को नीचा समझते हैं और वो लोग कभी कोशिश भी नहीं करते हमें जानने की। चिटोसे उसकी बात सुनता रहता है बिना टोके और वो धीरे से कहता है कि तू पागल नहीं है, कुछ लोग सच में बोर्न टैलेंटेड होते हैं, पर मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाया कि टैलेंट को भी नर्चर करना पड़ता है। केंता फौरन पलटकर बोलता है कि टैलेंट वाले लोग हमेशा मेहनत करते हैं, तो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं। चिटोसे सिर हिलाकर बोलता है कि मेहनत ही तो स्किल बनती है केंता, हर कोई सीख सकता है और हर कोई इंप्रूव कर सकता है। और याद रख, अगर तू इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है तो तू ऑलरेडी बहुतों से आगे है। केंता धीरे से बोलता है कि लेकिन मैं तो लोगों से बात नहीं कर पाता, क्या फायदा। चिटोसे स्माइल के साथ कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखा जा सकता है भाई, मैं तुझे कुछ आसान लाइन सिखाऊंगा जिससे तू बातचीत शुरू कर सके। दोनों के बीच एक लंबा शांत पल आ जाता है, जैसे पहली बार केंता ने किसी को सच में सुना हो। अब चिटोसे के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये शुरुआत है। केंता अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। अब चिटोसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका अपनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि यार अचानक से बहुत थकान लग रही है। इशारा साफ था, वो चाहता था कि केंता कुछ बोले जिससे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाए। केंता थोड़ी देर सोचकर पूछता है क्यों, और बस वहीं से एक छोटी सी बात शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों विजुअल नॉवेल्स के बारे में बात करने लगते हैं। कभी चिटोसे बोलता है और कभी केंता बोलता है, सिंपल बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। फिर अचानक चिटोसे ताली बजाते हुए कहता है कि अरे वाह, तूने तो पूरा कन्वर्सेशन मेंटेन कर लिया। केंता थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या। इस बात पे चिटोसे हंसता नहीं, बस वो कहता है कि नहीं, ये बात मैं सच कह रहा हूँ। केंता शक भरी नजर में देखता है और कहता है कि तू खुद भी विजुअल नॉवेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। चिटोसे से प्रूव करने के लिए कुछ रेयर टाइटल्स के नाम लेने लगता है और केंता हैरान हो जाता है क्योंकि वो सारे टाइटल्स उसके पास ही होते हैं, लेकिन वो अभी बिलीव नहीं करता। वो चैलेंज करता है कि अगर तू सच में जानता है तो इसका प्लॉट बता। चिटोसे सोचता है और फिर वही कहानी बताने लगता है जैसे केंता ने कभी पढ़ी थी। नीचे उसी वक्त यूको और केंता की माँ टी पी रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड होता है, इसलिए यूको पोलाइटली बोलती है कि टी बहुत ही ज्यादा अच्छी आंटी, आपको बनाने का टैलेंट है। इससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। ऊपर केंता चिटोसे को शक भरी नजरों में घूरता है क्योंकि चिटोसे ने प्लॉट बिल्कुल सही बताया होता है। चिटोसे स्माइल करता है और कहता है कि मुझे देखने में शायद ना लगे, लेकिन मुझे ये सब पढ़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये सब फिनिश करने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लग गया। केंता पूछता है कि इतनी मेहनत की ही क्यों। चिटोसे का सीधा जवाब होता है कि मुझे वो लोग पसंद ही नहीं जो समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो आगे कहता है कि कम्युनिकेशन का असली मतलब होता है दूसरों को समझना और बदले में खुद को समझाए जाने देना। चिटोसे केंता की आंखों में देखकर कहता है कि युवा और यूको दोनों ने कोशिश की तुझे समझने की, अब तेरी बारी है थोड़ा खुलने की। अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना, यही तरीका है कनेक्ट करने का। फिर वो केंता के बुक शेल्फ के पास जाता है और एक किताब निकालता है और वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। एक आदमी था जो दिखने में हैंडसम, पढ़ाई में तेज और स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो हर फील्ड में आगे बढ़ता गया लेकिन हमेशा हम्बल रहा। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने उसके छोटे छोटे मिस्टेक्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सुन सुनकर थक गया और वो डिसाइड किया कि अब वो नॉर्मल बन जाएगा। और हम देखते हैं कि केंता ध्यान से सुन रहा होता है और वो पूछता है कि क्या उसका प्लान काम किया। चिटोसे हंसता है और कहता है कि नहीं, लोगों ने उसे और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तब उसके टीचर ने उससे कहा कि कुछ लोगों को भगवान एडवांस में गिफ्ट देता है ताकि वो बाकी लोगों को लीड कर सके। उस बात ने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। वो फिर से मेहनत करने लगा, पर इस बार एक थॉट लेकर कि उसे एक ब्यूटीफुली लाइफ जीना है। चिटोसे गहरी सांस लेकर कहता है कि उसने ठान लिया कि वो एक ऐसा इंसान बनेगा जिसे कोई भी पकड़ ना पाए, लेकिन साथ ही जो सबकी केयर करे। केंता थोड़ी देर चुप रहता है और फिर पूछता है कि वो आदमी कौन था। चिटोसे स्माइल के साथ कहता है
कि वो आदमी मैं हूँ। फिर वो हंसते हुए कहता है कि हालांकि स्टोरी का 90% मैंने खुद ही बना लिया था। चिटोसे की बातों के बाद केंता थोड़ी देर चुप रहता है। उसे समझ नहीं आता कि अंदर से क्या महसूस करें। वो सोचता है कि अगर स्टोरी का 90% झूठ था तो वो 10% क्या सच था, और धीरे धीरे उसका गुस्सा उतर जाता है। वो थोड़ा सहज होकर मान जाता है कि उसने चिटोसे और बाकी सबके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया था। फिर चिटोसे केंता से पूछता है कि तेरे लिए नॉर्मिस का क्या मतलब है, जिस पे केंता बिना सोचे बोल देता है कि नॉर्मिस वो होते हैं जिसकी लाइफ आसान होती है, जिन्हें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चिटोसे तुरंत पूछता है तो क्या तू मुझे नॉर्मी समझता है, जिस पे केंता जवाब देता है कि हाँ तू भी उन्हीं में से एक है। जिस पे चिटोसे कहता है कि मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं है केंता, हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है, कभी टीजिंग कभी इंसल्ट। जिस पे केंता थोड़ा गिल्ट महसूस करता है और वो कहता है कि सॉरी तू अलग है, लेकिन कुछ पॉपुलर लोग ऐसे होते हैं जो सच में दूसरों से ऊपर बिहेव करते हैं। जिस पे चिटोसे सिर हिलाकर कहता है कि हाँ तूने सही कहा, लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं, वो अच्छे हैं और किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करते। केंता भी स्माइल के साथ कहता है कि हाँ ये बात सही है। थोड़ी देर बाद चिटोसे कहता है कि देख दिखावा देने में कोई बुराई नहीं है जब तक उसे किसी को चोट न पहुंचे। केंता थोड़ा हेजिटेशन के साथ पूछता है सच बता लव के मामले में तेरी लाइफ आसान है ना। चिटोसे हंसते हुए कहता है कि पॉपुलर तो हूँ लेकिन इसका मतलब आसान नहीं है। वो ईमानदारी से समझाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फीलिंग्स डेवलप कर लेता है और मैं सिर्फ दोस्ती रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऑकवर्ड हो जाता है और कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। केंता ध्यान से सुनता है और उसके मन में आता है कि अब वो भी अपनी बात शेयर कर सकता है, पर चिटोसे उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। वो खुद बोल उठता है मुझे पता है कि तू क्या छुपा रहा है। केंता थोड़ा चौंक जाता है और चिटोसे कहता है कि तू किसी क्लब में था ना, वहाँ एक लड़की थी जो तेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी। धीरे धीरे तू उसको पसंद करने लगा लेकिन वो किसी और को चाहती थी। जिसके बाद केंता की आंखें नीचे झुक जाती है और चिटोसे की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। और जब तूने ये देखा तो तूने लोगों से डरना शुरू कर दिया, तूने रिलेशनशिप पर भरोसा खो दिया और स्कूल आना बंद कर दिया। कमरा एकदम शांत हो जाता है और केंता कुछ नहीं बोलता, बस उसकी आंखों में ये साफ दिखता है जिसे वो इतने वक्त से अपने अंदर दबा कर रखे हुए था। चिटोसे थोड़ा सोचता है और वो पूछता है कि तो कुछ रह तो नहीं गया ना बताने में। केंता उदास होकर कहता है कि हाँ उसने मुझे बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वो पल अभी उसके अंदर कहीं चुपता हो। चिटोसे का एक्सप्रेशन बदलता है और वो मजाक नहीं करता, बस शांति से सिर हिला देता है। फिर वो कहता है कि लेकिन कम से कम तूने अपनी फीलिंग छुपाई तो नहीं, और ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। उसकी ये सब बातें सुन के केंता पहली बार थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वो धीरे धीरे अपने दिल की बातें खोलने लगता है, अपना अकेलापन, अपना डर और लोगों से बात करने में डरना। इसी बीच यूको कमरे के दरवाजे के पास आती है। उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें जूस और कुछ स्नैक्स होते हैं। वो अंदर की आवाजें सुनती है। दोनों की बातचीत अब हल्की और नॉर्मल लग रही थी। वो शांति से ट्रे दरवाजे के पास रख देती है और वापस किचन में चली जाती है। वहाँ जाकर वो केंता की माँ से कहते कि लगता है अब दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं। माँ की आंखों में थोड़ी राहत दिखती है, जैसे उसके बेटे की बंद दुनिया में फिर से रोशनी घुस आई हो। वापस कमरे में चिटोसे केंता से पूछता है कि आखिर उस लड़की का क्या नाम था। केंता कहता है कि मिकामी, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। चिटोसे स्माइल के साथ कहता है कि गुड, पुराने चैप्टर को बंद करने का मतलब ये नहीं कि किताब पूरी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर बाद केंता कहता है कि मैं वापस स्कूल जाना चाहता हूँ, पर अकेले जाने में डर लगता है। चिटोसे तुरंत बोलता है कि अरे नहीं भाई, मैं रोज तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के घूमूंगा। केंता थोड़ा निराश दिखता है तो चिटोसे कहता है कि हाँ लेकिन पहले 3 हफ्ते मैं तुम्हें गाइड करूंगा, उसके बाद तुम्हें खुद ही संभालना होगा। जिसपे केंता सिर हिलाकर बोलता है कि हाँ डील। दोनों फिर उसका गुल तय करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पुराने दोस्त मुझे नए नजरिए से देखें। चिटोसे कहता है कि परफेक्ट गोल, लेकिन याद रखना लड़कियों के बारे में बकवास करने से कुछ नहीं मिलेगा। केंता शर्मिंदा होकर कहता है कि हाँ अब समझ गया। फिर चिटोसे कहता है कि और हाँ, बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा स्कैरी नहीं है जितना तुम सोचते हो, वहाँ तो असली फन है। जैसे कि वो थोड़ा पॉज लेकर बोलता है कि यूको की 3D चेस्ट रियल लाइफ में फील करने का चांस। केंता तुरंत शॉक्ड होकर बोलता है कि सच में। चिटोसे बिना एक्सप्रेशन बदले बोलता है कि अरे नहीं बेवकूफ, वो मेरी है। उसके बाद दोनों अचानक हंस पड़ते हैं और केंता महीनों बाद जेन्युइनली हंसा था। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर आकर वो अपनी माँ के सामने झुकता है और फिर कहता है कि सॉरी माँ, अब मैं सच में कोशिश करूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। कई हफ्तों से बंद कमरा अब खुल चुका था और शायद केंता का दिल भी। इसके बाद यूको खुद केंता के बाल को काटने में मदद करती है और चिटोसे कहता है कि सबसे पहले हमें इसका मेकओवर करना होगा। वो केंता को डाइट पर भेज देता है और उसका फोन लेकर सोशल मीडिया बैन कर देता है। केंता पूछता है सोशल मीडिया बैन क्यों? चिटोसे जवाब देता है कि क्योंकि सबसे पहले तुझे समझना होगा कि अननोन अकाउंट से दूसरे को हेट डालना ये तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद चिटोसे और यूको बैठते हैं। यूको हैप्पी होती है कि सब कुछ कितना ज्यादा स्मूथली हुआ है, लेकिन चिटोसे कहता है कि उसने केंता को बस आगे बढ़ने के लिए पुश किया है और कहा है कि अब उसे नई लड़की ढूंढनी चाहिए। यूको उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है कि तेरा यही एटीट्यूड जो लोगों को तेरी तरफ खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं खुद तेरी तरफ अट्रैक्ट हूँ। चिटोसे हल्के से स्माइल के साथ कहता है कि पुरानी बातें मत छेड़, पर यूको कहती है कि वो उम्मीद करती है कि एक दिन चिटोसे अपना दिल खोल पाएगा क्योंकि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अगली सुबह केंता महीनों बाद स्कूल लौटने से नर्वस महसूस करता है, लेकिन चिटोसे उसे हिम्मत देता है कि घबराना मत, तू सही रास्ते पर है। यही पहला स्टेप होता है बड़े बदलाव का। वो दोनों क्लास में एंट्री करते हैं और चिटोसे हंसी मजाक में केंता का इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन कराता है। वो कहता है कि केंता स्कूल आना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उसे रिजेक्शन मिल गया था। क्लास में सभी लोग हंसने लगते हैं और चिटोसे उसे सिखाता है कि जोक और इंसल्ट में फर्क होता है और तुझे वो दोनों समझना होगा। धीरे धीरे सब दोस्ती भरे अंदाज में मजाक करने लगते हैं और क्लास का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। तभी उनका टीचर अंदर आता है और जैसे ही वो केंता को देखता है उसे समझ आ जाता है कि चिटोसे ने अपना मिशन पूरा कर दिया है। टीचर बाकी सबको थोड़ा टाइम देता है ताकि वो केंता को क्लास में एडजस्ट करने में मदद कर सके। लंच के टाइम सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि केंता ने अपने लंच में क्या लाया है। केंता बताता है कि वो डाइट पर है और चिटोसे ने उसे ऐसा करने को कहा है क्योंकि अगर उसे बेहतर दिखना है तो खुद पर काम करना पड़ेगा। लड़कियां उसे पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या था। केंता बताता है कि वो पहले एक ओटाकू क्लब का हिस्सा था जहाँ एक लड़की जिसका नाम मिकामी होता है उस पे उसका क्रश था, लेकिन उसी क्लास में एक और लड़का था जो दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट था और उसके 6 पैक्स भी थे। तो मिकामी ने केंता को रिजेक्ट कर दिया और उस हैंडसम लड़के को चुन लिया। केंता कहता है कि उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही थी लेकिन फिर भी उसका दिल टूट गया। चिटोसे बीच में कहता है कि मिकामी ने तो उसे फैट लूजर तक कह दिया था और उसने कहा था कि जाकर किसी गीजी पर दम तोड़ दे। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं लेकिन फिर केंता को सब लोग सपोर्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि कम से कम इसने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की हिम्मत तो की। थोड़ी देर बाद काजुकी चिटोसे से बात करता है। वो कहता है कि चिटोसे किसी ऐसे इंसान को बदलना आसान नहीं होगा। केंता जैसा बंदा इतनी जल्दी नया इंसान नहीं बन सकता, लेकिन चिटोसे साफ जवाब देता है कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वो बदलेगा और खुद को प्रूव करेगा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिटोसे और इवानामी सर स्कूल के छत पर बैठे होते हैं। इवानामी सर स्माइल के साथ कहते हैं कि तुमने फिर से सब कुछ स्टाइल में कर दिखाया, लेकिन चिटोसे थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि इवानामी सर आपके हिसाब से असली जिंदगी जीना किसे कहते हैं। इवानामी सर कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सोच पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो दूसरों से खुद की तुलना करते हैं या फिर दूसरों को नीचे दिखाने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी पूरी तरह तभी जी जा सकती है जब इंसान अपने ही कंपास पर भरोसा करे। उसके बाद हम देखते हैं कि चिटोसे चुपचाप उसकी बातें सुनता है और वो सोचता है कि क्या उसका कंपास अब भी पहले जितना ही सही है। उसके बाद एक हफ्ते बीत गए थे और केंता ने अपने अंदर चेंजेस ला दिए थे। बंदा थोड़ा फिट हो गया था और फेस पे कॉन्फिडेंट दिख रहा था, इसलिए चिटोसे और यू को उसे ले जाते हैं शॉपिंग कराने के लिए ताकि उसका लुक थोड़ा और अपग्रेड हो सके। सबसे पहले वो उसके लिए ग्लासेस लेते हैं और यू को कहती है कि ये वाले स्पेक्स तुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वो आगे कहती है तू तो स्मार्ट लग रहा है और ये सुन के केंता थोड़ा स्माइल करता है और अंदर ही अंदर वो खुश हो जाता है। शॉपिंग के बाद यू को बोलती है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, एक रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था। वहाँ पर वो बैठता है और वो अपना फोन निकालता है और दिखाता है उस लड़की को जिसे वो पहले पसंद करता था। वो बताता है कि कैसे उसने जब सबको इनवाइट किया था मिकामी ने उसे मजाक बनाया और बाद में सबसे दूर कर दिया। चिटोसे कहता है कि सीरियसली ये लोग तेरे दोस्त हैं, ये बहुत ही ज्यादा फेक लगते हैं। यू को पूछती है कि केंता तू उनसे फिर क्यों मिलना चाहता है जो लोग तुझे छोड़ गए थे। केंता थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि बस इसलिए ताकि वो लोग देखें कि मैं कितना ज्यादा चेंज हो गया हूँ, मैं पहले वाला नहीं रहा। उसके बाद यूको के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वेटर को बुलाती है और उसे कहती है कि एक फोटो ले लेना हमारी। और जब फोटो आती है तो केंता उस फोटो को देखकर हैरान रह जाता है और वो कहता है क्या ये मैं हूँ। यूको स्माइल करती है और कहती है हाँ देखो तुम कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। चिटोसे कहता है केंता याद रख तू जितना आगे आया है वो सब तेरी मेहनत की वजह से है और तू कभी इम्प्रूव करना बंद मत करना। केंता हल्के से स्माइल करता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम दोनों की मेहनत बिना वजह के नहीं जाएगी। उसके चेहरे पर एक प्योर स्माइल आती है, एक ऐसी स्माइल जो उसके दिल से निकली थी। चिटोसे अंदर ही अंदर कहता है कि सच में ये बंदा काफी बदल चुका है। उम्मीद है कि ये बंदा एक दिन उस मोमेंट को याद करेगा और उसको खुद पर गर्व होगा। कुछ दिन बाद स्कूल में चिटोसे अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है और तभी अंदर से उसे एक आवाज आती है, किसी ने केंता को घेर लिया है और एक बंदा उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि तू जैसे लूजर को किसने कहा कि चिटोसे के ग्रुप में रहने का हक है। ये सुन के केंता चुप हो जाता है और तभी युवा उसके डिफेंस में बोल पड़ती है, बस करो तुम लोग उसे क्यों तंग कर रहे हो। पर वो बुली उसे बोलता है कि एक्टिंग बंद कर प्रिंसेस, सबको पता है कि तू कौन है। और हम देखते हैं कि हॉल में चिटोसे काजुकी और यूजुकी के साथ सब कुछ सुन लेता है। वो कहता है चलो ये बात ज्यादा दूर तक नहीं जानी चाहिए, ये लोग केंता के प्रोग्रेस पर असर डाल रहे हैं और ये मैं नहीं होने दूंगा। जिसके बाद सीन थोड़ा सीरियस हो जाता है। क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और चिटोसे काजुकी और बाकी सब अपनी नॉर्मल मस्ती में एंट्री मारते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर का माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। चिटोसे सीधा फ्रंट बेंच पर जाकर रुकता है और वहीं पर बुली खड़ा होता है। वो कहता है कि लगता है मैंने तुझे पहले कभी देखा ही नहीं। बुली गुस्से में कहता है कि क्या तुम भूल गए बेसबॉल मैच में हम मिले थे और मेरा नाम है यूमिरा। काजुकी उसके साइड में आता है और उस फीमेल बुली को आइस से थोड़ा कैजुअल बात करता है। वो तुरंत ब्लश कर जाती है और कहती है तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं रहती, उन अगली गर्ल्स युवा और जुजुकी के साथ टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हो। चिटोसे एक स्टेप आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मैं किसके साथ हूँ वो मेरा डिसीजन है, चाहे वो केंता ही क्यों ना हो। काजुकी बीच में बोलता है कि चिल गाइस ये सब बातें छोड़ो, पर यूमिरा फिर से बोल पड़ता है कि मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं है जो कभी फेलियर महसूस ही नहीं करते और केंता जैसे लोग सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं। ये बोल के वो केंता की कॉलर को छोड़ देता है और बस केंता चुपचाप वहीं रह जाता है, आंखों में हल्का सा डर और अंदर गिल्ट। नेक्स्ट सीन में केंता चिटोसे के पास आता है और वो हल्के वॉइस में कहता है कि चिटोसे मैं क्या करता यार, मैं वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाया था। चिटोसे उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और वो कामली कहता है कि बस अपना हेड हाइड रख केंता,
अगर तू अपने बिलीफ पे स्ट्रांग है तो उनके वर्ड्स कभी तुझे छू नहीं सकते। उसके बाद जब चिटो से घर जा रहा होता है तो वो खुद को थोड़ा गिल्ट फील करता है। मैंने ही केंता को बदलने के लिए पुश किया था, पर अगर लोग और हर्ट करते हैं तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी हारू आती है और वो कहती है कि चिटो से चल मेरे साथ थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद दोनों स्ट्रेचिंग करते हुए फील्ड में जाते हैं। फिर हारू कैजुअली पूछती है कि बेसबॉल क्यों छोड़ा तूने। चिटो से कहता है कि बस थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। हारू स्माइल करती है और कहती है कि झूठ मत बोल, मुझे पता है कि तूने कितनी ज्यादा मेहनत की थी। उसके बाद थोड़ा मजाक करते हुए दोनों बेसबॉल खेलते हैं। हारू कहती है कि अगर तू हारा तो तुझे बताना पड़ेगा क्या चीज तुझे परेशान करती है। चिटो से कहता है कि ठीक है, अगर तू हारी तो तुझे एक सीक्रेट बताना पड़ेगा। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और एंड में हारू जीत जाती है। वो कहती है कि अब बोल तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। चिटो से डीप ब्रीथ लेता है और वो कहता है कि मुझे डर है कहीं केंता अपने प्लान में फेल ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वो सबको दिखाए कि वो कितना ज्यादा बदल गया है। हारू कहती है कि चिटो से तू पागल है क्या, तूने उसके लिए कितना ज्यादा किया है, अब बस भरोसा कर, जैसे हर एक कोच अपने प्लेयर पर करता है। उसकी हिम्मत पर डाउट करना उसकी इंसल्ट करना है। और इसी तरह बातें करते करते शाम हो जाती है और चिटो से कहता है कि अगली बार हम फिर से एक मैच करेंगे और जो हारेगा वो अपना एक सीक्रेट बताएगा। अब दोनों स्विंग पे बैठ जाते हैं डार्क ब्लू स्काई के नीचे चमकते स्टार्स के बीच। चिटो से सोचता है कि काश एक दिन मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर चिटोसे का कॉल आता है यूजुकी के पास और दोनों थोड़ा रोल प्ले करते हुए बातें कर रहे होते हैं। यूजुकी पूछती है कि तूने केंता की हेल्प क्यों की। चिटोसे बोलता है कि ब्लैकमेल किया गया था मुझे कीरा के थ्रू। यूजुकी कहते कि नहीं चिटोसे, तूने उसकी हेल्प की क्योंकि तू है एक ऐसा बंदा जिसे लगता है कि वो सबको बचा सकता है। चिटोसे थोड़ा चुप हो जाता है और फिर यूजुकी कहते कि अब तुम मुझे एक फेवर ओवे करता है। चिटोसे कहता है कि बताओ क्या चाहती हो तुम। यूजुकी मजाक में बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। चिटोसे शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या। यूजुकी हंसकर कहती है कि रिलैक्स रोल प्ले के लिए। पर चिटोसे गेम कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हारी लिंगिनिया का कलर क्या है। यूजुकी कहती है कि बैटे ब्लू, बिल्कुल नाइट स्काई जैसा। और उसके बाद चिटोसे पूरी रात सो नहीं पाता। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि केंता और भी ज्यादा फिट लगने लगा था। उसका मसल्स, कॉन्फिडेंस सब कुछ बिल्ड हो गया था और ये उसका लास्ट ट्रेनिंग वीक था। चिटोसे कहता है कि इस बार तो सबको दिखाएगा केंता कि तू कितना ज्यादा बदल गया है। पर केंता धीरे से कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देन फील्ड में यूमिरा आता है और वो कहता है कि चिटोसे एक फुटबॉल मैच करें और हारने वाले के लिए एक एम्बैरेसिंग पनिशमेंट होगा। चिटोसे स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है डील। लेकिन केंता टेंशन में बोलता है कि ये सब ठीक रहेगा ना। लेकिन चिटोसे कहता है कि रिलैक्स, ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन इस बार मैं तुझे ज्यादा पास दूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है ग्राउंड पे और हम देखते हैं कि केंता बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहा होता है। उसे थोड़ा डर लग रहा होता है। लेकिन तभी चिटोसे हाथ में बॉल पकड़े हुए उसके पास आता है। वो स्माइल के साथ कहता है कि अरे रिलैक्स केंता, वैसे भी तू बेट का पार्ट नहीं है तो बस एंजॉय कर यार। ये सुन के केंता सिर हिला देता है लेकिन वो अंदर से कामली नर्वस होता है। देन गेम स्टार्ट होता है और चिटोसे और काजुकी लिटरली टीम को खुद के कंधों पर उठाए हुए होते हैं। हर पास, हर टैकल और हर मूव में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। लेकिन चिटोसे एक चीज बार बार ट्राई कर रहा होता है केंता को बॉल देने की। वो चाह रहा होता है कि केंता भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे। पर जैसे ही केंता बॉल मिस करता है पूरा ग्राउंड उसके ऊपर हंसने लगता है। उस मोमेंट पर उसका फेस पूरा फ्रीज हो जाता है, जैसे एक सेकंड में उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया हो। फिर चिटोसे तुरंत उसके पास हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। चिटोसे के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक ऐसा चांस है केंता को फील कराने का कि वो भी एक टीम का पार्ट है। लेकिन हर बार जब केंता फील करता है वो अंदर से और भी ज्यादा छुपने लगता है। गेम के आखिरी राउंड में चिटोसे फिर एक बॉल उसकी तरफ पास करता है, पर इस बार केंता मूव ही नहीं करता। वो बस ग्राउंड के बीच खड़ा रहता है कंप्लीटली लॉस्ट। चिटोसे डीप ब्रीथ लेता है और खुद बॉल को लेके आगे बढ़ता है और एक धमाकेदार गोल मार देता है और बॉल जाके सीधा नेट के टॉप कॉर्नर पे घुस जाती है और एनिमेशन लिटरली ब्लू लॉक लेवल जैसा लगता है। क्राउड चीयर करता है लेकिन आयरनी ये है कि चिटोसे का टीम फिर भी हार जाता है। गेम खत्म होने के बाद जब चिटोसे अपनी पनिशमेंट कर रहा होता है तो यूमी आके केंता के पास कुछ बोलती है। वो बात हम सुन नहीं पाते हैं, पर उसके बाद केंता का फेस पूरा सीरियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग पैकअप कर रहे होते हैं तो यूको और चिटोसे कॉर्नर पर बात कर रहे होते हैं। यूको हंसकर कहती है कि सच में केंता का परफॉर्मेंस थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था ना। चिटोसे भी कहता है कि हाँ, कम से कम उसने ट्राई तो किया था। बस वहीं पर केंता उनकी बातें सुन लेता है और वो शौक में उनके पास आता है और कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में पीछे बातें कर रहे थे ना। चिटोसे कहता है कि नहीं यार, मजाक था, मैं तेरे सामने भी बोलता। लेकिन केंता का गुस्सा और हर्ट दोनों एक साथ निकलता है। वो बोलता है कि यूमी सही कह रही थी, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्लाउन हूँ। ये सुन के यूको तुरंत रिएक्ट करती है और कहती है कि केंता तू जानता है ना चिटोसे ऐसा नहीं है, वो कभी किसी के पीछे बात नहीं करता। केंता थोड़ा रुकता है पर चिटोसे आगे बढ़ता है और वो कहता है कि सॉरी केंता, मैंने लाइन क्रॉस कर दी, मेरा मजाक तुझे हर्ट कर दिया। ये सुन के केंता कुछ नहीं बोलता, बस वो मुंह मोड़कर चला जाता है और चिटोसे बस पीछे से कह देता है कि गुड लक केंता, मुझे पता है कि तू उन लोगों को दिखाएगा कि तू कितना ज्यादा बदल गया है और मुझे तुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है। अब नेक्स्ट सीन में यूको और चिटोसे दोनों घर जा रहे होते हैं और हवा थोड़ी हल्की चल रही होती है। तभी यूको धीरे से बोलती है कि तू जानता है चिटोसे, तू एक हीरो है, तूने उस बंदे पे भरोसा किया जिसे सबने इग्नोर किया था। चिटोसे स्माइल के साथ कहता है कि मैं हीरो नहीं हूँ यूको, मैं बस एक अच्छा दोस्त हूँ। यूको हंसती
हंसने लगती है और बोलती है कि नहीं, तू एक हीरो है, मुझे लोगों में अच्छाई पहचानने की आदत है। उसके बाद कहानी इमोशनल मोड पर आ चुकी थी। केंता रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसके दिल में गिल्ट भरा होता है। उसे लगता है कि उसने गुस्से में चिटोसे और यूको से जो भी कहा, उससे उसने अपनी दोस्ती खुद तोड़ ली। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो 3 हफ्ते जो उसने चिटोसे के साथ ट्रेनिंग में बिताए थे, वो दर्द, वो मेहनत और वो बदलाव, उसने खुद से कहा नहीं, मैं ये सब बेकार नहीं जाने दूंगा। वो चिटोसे को निराश नहीं करना चाहता था, उस इंसान को जिसने पहली बार उस पर भरोसा किया था। जब केंता रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वहाँ पहले से माइकी और उसके 2 दोस्त बैठे होते हैं, वही लोग जो कभी उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते थे। केंता को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसका लुक, उसका आत्मविश्वास और सब कुछ बदल चुका था। लेकिन हैरान होने के बावजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मगर केंता को वो पल याद आता है जब चिटोसे ने सिखाया था कि कभी किसी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। वो शांति से इस सिचुएशन को हैंडल करता है और कहता है कि शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस अपने आप में कंफर्टेबल होना चाहता हूँ। लेकिन वो सब उसके पास बैठकर उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि तेरे जैसे लोग कैफे जैसे सोशल जगहों के लिए नहीं बने हैं, जब से तू हमारे ग्रुप से गया है हम और भी ज्यादा खुश हो गए हैं। वो ताना मारते हुए कहते हैं कि लगता है किसी टाइपो ने तुझे सिखा दिया होगा या किसी ने तुझे स्टाइल किया होगा। केंता शांति से जवाब देता है कि हाँ, मेरे नए दोस्त ने मेरी मदद की है मेरी जर्नी में। ये सुनकर मिकामी चौंक जाती है और पूछती है तो क्या तूने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया? केंता कहता है कि नहीं, बस मैं तुम्हारे और रेन के बीच नहीं आना चाहता। ये सुनकर मिकामी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तो बस तुझ पर तरस खा रही थी क्योंकि तू एक लूजर था। वो सब लोग मिलकर कहते हैं कि तेरे नए दोस्त तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी वक्त केंता को एहसास होता है कि ये लोग भी वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे वो लोग पहले करते थे, नीचे दिखाने वाली बात और नफरत भरी बातें। फिर भी चिटोसे ने उसे बदलने का मौका दिया था। तभी रेन गुस्से और जेलसी में हंसते हुए सच्चाई उगल देता है। वो बताता है कि जब केंता मिकामी के करीब आने की कोशिश कर रहा था तभी वो खुद उसके साथ था। और फिर वो अपना फोन दिखाता है जहाँ हर वो मैसेज होता है जहाँ केंता मिकामी को भेजा था। वो कहता है कि हर बार मिकामी उसके मैसेजेस रेन को दिखाती थी और दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा हंसते थे। असल में मिकामी को क्या भेजना है ये भी रेन ही बताता था। केंता के लिए ये बात दिल पर तीर जैसी लगती है। उसे समझ आता है कि जिस पहले प्यार को वो सच्चा मानता था वो कभी असल में था ही नहीं, सब कुछ झूठ था। वो अंदर से टूट जाता है, लेकिन साथ ही उसे एहसास होता है कि ये सब उसकी कर्मा है, क्योंकि उसने पहले भी उन लोगों को दूर किया जो सच में उसकी परवाह करते थे। उसका मन करता है कि वो फिर से अपने कमरे में छुप जाए, सबसे दूर, सबसे अकेला, और चिटोसे और यूको से माफी मांगे कि वो खुद को बदल नहीं पाया। लेकिन तभी उसके दिमाग में चिटोसे की आवाज गूंजती है। वो वही बातें सुनता है जो उसने ट्रेनिंग के दौरान सिखाई थी, कभी हार मत मानना चाहे हालात कैसे भी हों। और उसी पल जैसे किसी मिरेकल की तरह चिटोसे खुद वहाँ आ जाता है। वो स्माइल के साथ कहता है कि मैंने वादा किया था ना, जब भी तू गिरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। बाकी लोग हैरान होकर पूछते हैं ये कौन है? तब चिटोसे गर्व से कहता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ और इसका दोस्त भी। वो फिर केंता से पूछता है कि क्या तू मुझे अपना दोस्त मानता है? केंता स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, और तू शायद बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। तब रेन बीच में बोल पड़ता है कि चिटोसे तू समझ नहीं रहा है, केंता जैसा आदमी बहुत गंदा और टाकू है। चिटोसे हंसकर जवाब देता है कि अच्छा, तो फिर अगली बार मैं उसके साथ कॉमिक कॉन चलूंगा। केंता थोड़ी देर चिटोसे की ओर देखता है और वो महसूस करता है कि ये लड़का सबसे अलग है। वो सबकी नजरों में गलत समझा जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी को अकेला नहीं छोड़ता। यह चिटोसे की जिंदगी की फिलोसफी है, कभी किसी को छोड़ो मत, भली दुनिया तुम्हें छोड़ दे। और यही बात केंता के दिल में उतर जाती है। रेन फिर बोलता है कि तुझे पता है यही केंता क्रीप है जिसने मिकामी को बार बार मैसेज किया था, और ये तेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी वही करेगा। लेकिन चिटोसे बिल्कुल शांत रहता है और फिर वो पूछता है कि तो मिकामी को कभी केंता के लिए फीलिंग्स नहीं थी? वो सभी लोग एक साथ कहते हैं कि कभी नहीं। तभी चिटोसे स्माइल के साथ केंता से कहता है कि तो इसका मतलब तेरी फर्स्ट लव अभी भी कहीं इंतजार कर रही है, क्योंकि जो असली नहीं था उसे तो कभी खो ही नहीं सकता। वो आगे कहता है कि अपनी इस लव की फीलिंग्स को इन लोगों पर बर्बाद मत कर, इसे उस इंसान के लिए संभाल कर रख जो सच में तेरी परवाह करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन को चिटोसे की ये एटीट्यूड चुभने लगती है। वो गुस्से में उठकर चिटोसे को धमकाने लगता है और कहता है कि हमसे लड़ाई लेने का शौक है क्या तुझे? चिटोसे बिना डरे जवाब देता है कि लड़ाई तो तुमने मेरे दोस्त से शुरू की थी। बाकी बुली लड़के हंसते हुए कहते हैं कि तेरे जैसे लोगों के लिए केंता जैसे लूजर्स पर टाइम वेस्ट करना बेकार है और एक दिन तो भी इसे लात मारकर भगा देगा। रेन गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि लूजर्स कभी नहीं बदल सकते, जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन चिटोसे अब चुप नहीं रहता, उसकी आंखों में गुस्सा और आवाज में ताकत होती है। वो कहता है कि केंता वो इंसान है जिसने खुद को बदलने की पहली कोशिश की है। वो गिरा है लेकिन फिर भी उठ रहा है, और वो आसमान नहीं बल्कि चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे आखिरकार वो फैमिली मिल गई है जो उसे समझती थी। बाद में चिटोसे अपनी मीटिंग स्पॉट पर ओका से मिलता है। वो उसे केंता की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे वो लड़का धीरे धीरे खुद को बदल सका। ओका स्माइल के साथ कहती है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है और
लगता है कि तुम खुद भी थोड़ा बदल गए हो। वो आगे कहते कि पहले तुम एक सिंपल हीरो थे, लेकिन अब तुम एक कॉम्प्लिकेटेड हीरो बन गए हो जो दूसरों के लिए सबसे वार्म है और खुद के लिए सबसे कूल। चिटोसे स्माइल के साथ कहता है कि अगर मैं हीरो हूँ तो उस दिन बुली लड़के की मदद करने वाली असली हीरो तुम थी। ओका सिर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो बस एक नॉर्मल लड़की हूँ और तुम्हारी तरह सबको साथ लेकर नहीं चल सकती। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं और फिर आसमान की तरफ देखते हैं, उसी चांद की ओर जहाँ तक केंता अब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद ओका चिटोसे से पूछते कि गोल्डन वीक के लिए कोई प्लान है तुम्हारा। चिटोसे एक टीजिंग स्माइल के साथ कहता है कि सोच रहा हूँ कि तुम्हें डेट पर इनवाइट कर लूं। ओका कहती है कि डेट जरूर ब्यूटीफुल होती, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। वो थोड़ा रुककर बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती कि हम कुछ ऐसा करें जिससे ये बॉन्ड बदल जाए या खराब हो जाए। उसके बाद चिटोसे थोड़ा चुप रहता है, उसके चेहरे पर एक काम सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि ओका के लिए ये कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है और कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते सिंप्लिसिटी में ही परफेक्ट होते हैं। उसके बाद अगला दिन आता है और केंता के साथ अपनी जर्नी का एक चैप्टर क्लोज करके चिटोसे अपनी बाइक लेकर निकलता है अपनी टीम से मिलने के लिए। ठंडी हवा उसके चेहरे को टच करती है जैसे उसके दिल में एक नई शुरुआत हो। वहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि सिर्फ एक ही लड़की पहले से आई हुई है, यूजुकी। वो दोनों ही ऐसे लोग हैं जो दूसरों को वेट करवाना पसंद नहीं करते, तो दोनों मिलकर बैठ जाते हैं और थोड़ा खाना शेयर करते हैं, मजाक करते हैं और एक दूसरे को टीज करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब यूजुकी के चेहरे पर हंसी गायब हो जाती है। वो थोड़ा सीरियस होकर बोलती है कि चिटोसे, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? जिसे सुनकर चिटोसे एकदम शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे जिंदगी फिर से एक नई डायरेक्शन देख रही हो। यूजुकी से कहते कि वो दोनों काफी सिमिलर हैं और इसी वजह से उन्हें डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। चिटोसे थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है कि आखिर तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए? तो यूजुकी बोलते कि जैसे हर लड़की चाहती है कि मुझे भी एक हैंडसम गाय चाहिए जैसे कि तुम। लेकिन चिटोसे जानता है कि वो सिर्फ बोल रही है, अंदर से वो इतनी ज्यादा सैलो नहीं है। यूजुकी थोड़ा चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो कह देते कि हाँ, वो दोनों एक जैसे हैं। दोनों अपना रियल सेल्फ मास्क के पीछे छुपाते हैं। ये सुनकर चिटोसे थोड़ा सोचता है, लेकिन यूजुकी के लिए ये बात थोड़ा पक्की हो जाती है कि उन्हें एक साथ ही होना चाहिए। वो कहते कि किसी ऐसे के साथ रहना जो मुझे अपने जैसा बनने दे, दैट वुड बी परफेक्ट। लेकिन चिटोसे उसके वर्ड्स में नहीं आता। वो कहता है कि मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ जो तुम्हारी मीठी बातों में आ जाए। ये सुनकर यूजुकी का दिल एक सेकंड के लिए स्किप कर जाता है और वो टीजिंग टोन में बोलती है कि तुम तो मुझे और चाहिए लग रहे हो अब। उसके बाद यूजुकी फाइनली एडमिट करते कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चिटोसे पूछता है कि कौन? यूजुकी बताते कि उसे लगता है कि वो लड़का किसी दूसरे स्कूल से है, याकेन स्कूल से। ये नाम सुनते चिटोसे पहचान जाता है। वो कहता है कि याकेन वो तो डेलिक्वेंट लोगों का स्कूल है। अब उसे समझ आता है कि आखिर यूजुकी को बॉयफ्रेंड की जरूरत क्यों लगी और यूजुकी कहती है कि तो चलो अब ऑब्वियसली तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और फिर वो दो चीजें मांगती है, पहली कि तुम्हें इतना ज्यादा परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनना होगा कि वो स्टॉकर खुद ही पीछा छोड़ दे, और दूसरी अगर वो कुछ गलत ट्राई करे तो तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा उसे हैंडल करने के लिए। चिटोसे कहता है कि मैं तो कभी किसी से फाइट ही नहीं की है, लेकिन यूजुकी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि प्लीज तुम्हें मेरी लास्ट होप हो। उसकी आंखों में एक जेन्युइन डर और उम्मीद दोनों होती है और चिटोसे बस चुपचाप देखते रहता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। जब चिटोसे उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करने लगता है तो यूजुकी कहती है तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, जितना चाहो जितनी बार चाहो। वो खुद एडमिट करती है कि हाँ, वो उसका टाइम और एनर्जी दोनों ले रही है, इसलिए वो रेडी है सब कुछ झेलने के लिए, चाहे वो कितना भी वियर्ड और डिस्कस्टिंग क्यों ना हो। ये सुनकर चिटोसे थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन फाइनली वो डील मान लेता है। और जब उसे पता चलता है कि यूजुकी लिटरली कुछ भी करेगी तो वो कहता है कि तो फिर मुझे यूज करने दो स्ट्रेस निकालने के लिए बास्केटबॉल खेलकर। फिर वो दोनों कर्ट में खेलने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग ब्रेक लेते हैं तो यूजुकी स्माइल के साथ कहती है कि तुम तो उस टाइप के नहीं लगते जो किसी लड़की को इनकरेज करे। चिटोसे जवाब देता है कि मैं और तुम उन दोनों लोगों में से हैं जो वीक दिखाना पसंद नहीं करते। फिर वो बोलता है कि लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो यूज मी जब चाहो। यूजुकी थोड़ा सीरियस हो जाती है और पूछती है कि लेकिन अगर तुम वहाँ नहीं हुए तो? चिटोसे बोलता है कि अगर तुम मेरा नाम चिल्लाओगी तो मैं आ जाऊंगा बिल्कुल हीरो की तरह। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है स्कूल के गेट पे। यूकी शॉक में देख रही होती है क्योंकि चिटोसे और यूजुकी एक साथ स्कूल आ रहे थे। उसके एक्सप्रेशन से ऐसा ही लगता है कि जैसे कुछ न कुछ गड़बड़ है। और तब सबके सामने यूजुकी अनाउंस करती है कि मैं चिटोसे को डेट कर रही हूँ और ये सुन के पूरा क्लास चौंक जाता है। यूको कहती है कि यूजुकी डेफिनेटली यूज कर रही है कुछ काम के लिए। वो गुस्से में बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यूजुकी भी पीछे नहीं हटती और वो सीधा जवाब देती है कि यही बात तुम पे भी अप्लाई होती है यूको। ये सुनकर यूको गुस्से में आ जाती है और वो डिसाइड करते है कि मैं चिटोसे को तुमसे छीन के रहूंगी। कुछ टाइम बाद चिटोसे अपने फ्रेंड्स को सब कुछ सच सच बता देता है कि यूजुकी के साथ क्या चल रहा है और स्टॉकर का सीन क्या है। सब थोड़ा कंसर्न दिखाते हैं लेकिन उसे सपोर्ट भी करते हैं। वो लोग
लोग बोलते हैं कि अगर स्टॉकर के बारे में कुछ भी मिले तो वो लोग हेल्प करेंगे और उस पर नजर भी रखेंगे। फिर चिटोसे कीरा को भी सब बताता है, लेकिन वो क्रीपी ओल्ड मैन पहले तो उसे टीज करता है। वो कहता है कि नाइस गोइंग चिटोसे, तुझे तो एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। लेकिन फिर थोड़ा सीरियस टोन में कहता है कि हैंडल स्मार्टली ओके, और कभी स्टॉकर के अगेंस्ट हेल्प चाहिए तो तू मुझ पे काउंट कर सकता है। स्कूल के बच्चे चिटोसे यूजुकी के बास्केटबॉल खत्म होने का वेट कर रहा होता है। तभी क्लासमेट नाजुना उसके पास आती है। वो पूछती है कि ये डेटिंग रूमर सच है क्या? चिटोसे सिंपली जवाब देता है कि हाँ है। नाजुना बिना हेजिटेशन के कह देती है कि तुम दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते। चिटोसे थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है कि ऐसे किसी के बारे में मत बोलो, लेकिन नाजुना बोलते है कि पीछे बोलने से बेहतर सामने बोलना है। मैं तो यूजुकी के सामने भी यही बात कह दूंगी। उसके बाद वो चिटोसे से कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं, जिसपे चिटोसे एग्री कर जाता है। लेकिन जैसे यूजुकी का प्रैक्टिस खत्म होता है, नाजुना तुरंत वहाँ से निकल जाती है। यूजुकी हारू के साथ आती है और हारू हमेशा तरह को ज्यादा ही बोल देती है। यूजुकी अपने बॉडी विप्स को खो बैठी है और उसे तुम्हारे लिए अच्छा स्मेल करना था, इसलिए वो तुम्हारा यूज करेगी। ये सुन के यूजुकी एकदम रेड हो जाती है और हारू को क्विकली चुप करवा देती है। घर जाते टाइम यूजुकी सॉफ्टली कहती है कि मुझे याद है मैंने बॉडी विप्स को पैक कर लिए थे, और अब दोनों को रियलाइज होता है कि किसी ने उनके चेंजिंग रूम में घुसकर उनके विप्स चुरा लिए थे, यानी स्टॉकर अभी भी आसपास है। चिटोसे कहता है कि वियर्ड है ना, उसने बॉडी विप्स लिए पर तुम्हारे सूटेड टॉवल्स या तुम्हारे पीच कवर्स नहीं लिए। और ये सुन के यूजुकी का फेस फिर से रेड हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें एक प्रॉपर डेट पर जाना चाहिए, जैसे नॉर्मल कपल्स जाते हैं। चिटोसे कहता है कि तुम्हारा वीकेंड में बिग गेम है ना, फोकस उस पे करो, मैं तुम्हें चीयर करूंगा। फिर वो स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें डेट पे ले जाऊंगा और तुम जो चाहो वो करने दूंगा। ये सुनकर यूजुकी मोटिवेट फील करती है और कहती है कि थैंक्स। चिटोसे पूछता है किस लिए, वो कुछ नहीं बोलती, बस स्माइल करती है। अगले दिन लाइब्रेरी में युवा ग्लासेस पहने हुए आती है और ये देख के यूजुकी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। चिटोसे एक्सप्लेन करता है कि मैंने उसे बोला था कि उसे ग्लासेस ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो उसमें और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। और ये सुनकर यूजुकी को थोड़ा जेलसी होने लगती है। तभी चिटोसे विंडो के बाहर कुछ लड़कों को देखता है। वो कहता है कि वो देखो याकिन स्कूल के लड़के। और ये सुनकर यूजुकी थोड़ा डर जाती है, क्योंकि अब वो श्योर होती है कि स्टॉकर अभी उसके पीछे है। और जैसे यूजुकी उन लड़कों को अपनी तरफ नोटिस करते हुए देखती है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और वो तुरंत चिटोसे के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं इन्हें नहीं जानती। चिटोसे उनकी तरफ देखकर कुछ नहीं कहता और वो शांति से वहां से निकलता है और सीधा उनके पास चला जाता है। और पीछे से यूजुकी और उसकी फ्रेंड्स टेंशन में दिख रही थी। वो लोग पहले फ्रेंडली बनने का एक्टिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना हमें और हमारी सीनियर्स को। चिटोसे कहता है कि सॉरी बट एज अ बॉयफ्रेंड मैं उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन वो लोग ये सुनने के बाद हंसने लगते हैं। एक बोलता है कि अरे सुना है यूजुकी तो वैसे भी सबके साथ घूमती रहती है, हम उसे बास्केटबॉल की तरह पास करेंगे और अपने बास्केट में डाल देंगे। और ये सुनने के बाद चिटोसे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो सीधा पूछता है कि तो क्या तुम ही लोग हो जो उसका पीछा कर रहे थे? ये बात सुन के उन्हें थोड़ा बुरा लगता है और वो लोग थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। एक बंदा आगे बढ़ता है और प्रिटेंड करता है हैंडशेक देने का, लेकिन उसकी ग्रिप में फोर्स होती है। चिटोसे भी उसका हाथ पकड़ता है और भी ज्यादा टाइट ग्रिप करता है और वो बंदा पेन से हिल जाता है। और बाकी बंदे भी ये देख के गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुझे हम व्हील चेयर पे बैठाएंगे। लेकिन तभी चिटोसे के दोस्त काजुकी और काइडो वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो बंदे थोड़ा पीछे हट जाते हैं और वार्निंग देते हुए बोलते हैं कि अपने सीनियर से मिल लेना, वो तुझे ढूंढ लेगा। और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद चिटोसे और काजुकी रिवर साइड पे बैठे होते हैं। काजुकी थोड़ा गिल्ट फील करते हुए बोलते हैं कि सॉरी मेरी वजह से तुम उनसे पिट जाते। ये सुनकर चिटोसे कुछ नहीं बोलता, बस अपनी जैकेट निकाल कर उसके शोल्डर्स पर रख देता है। वो स्लोली कहता है कि मैं वेट करूंगा जब तक मेरी वाली काजुकी वापस नहीं आ जाती। ये सुन के काजुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है और हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे कात्सुदोन खाना है। ये सुनकर चिटोसे हंसता है, क्योंकि वो पहले वाली काजुकी वापस आ गई होती है। वो कहता है कि अगली बार अगर कोई लड़का तुम्हारे पास आए ना तो सीधा उसे किक मारना। फिर वो तुरंत बोलता है कि बस मेरे पे ट्राई मत कर देना। यूजुकी हंसती है, फिर वो उसकी जैकेट उसके शोल्डर्स पर प्रॉपर्ली एडजस्ट करती है और अपना सर उसके बैक पर रखकर बोलती है कि तुम अमेजिंग हो और थैंक यू मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। और बस ऐसे ही दोनों रिवर के पास बैठकर शाम एंजॉय करते हैं। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा कंफर्ट और एक छोटी सी स्माइल दोनों के फेसेस पे। और इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है।